आज हम लोग संसाधन पढ़ेंगे। संसाधन, व्हाट इज रिसोर्स। सबसे पहले हम समझें संसाधन क्या है। प्रकृति में उपलब्ध वो सारी वस्तुएं जिसमें ये क्षमता हो कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसे हम संसाधन कहते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच इज कैपेबल टू फुलफिल आवर नीड, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्स हैव सम लिमिटेशन। संसाधन में कुछ सीमाएं हैं। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हो, मतलब जो संसाधन उपलब्ध हैं उसको ज़्यादा यूजेबल या रेडी गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फेसिबल, आर्थिक रूप से संभाव्य हो। आर्थिक रूप से संभाव्य का तात्पर्य उस पर जितना इन्वेस्टमेंट किया जाए उससे ज़्यादा आउटपुट होनी चाहिए। तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। दैट मीन्स कि उस संसाधन को हमारा समाज एक्सेप्ट करे, जो हमारा समाज यूज़ करे वही संसाधन होगा। प्रकृति में व्याप्त जो कुछ भी सामग्री है, जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नेचर से जो सामान दिया गया है, प्राप्त किया गया है, उसको टेक्नोलॉजी उस पर अप्लाई किया जाएगा और इंस्टीट्यूशन में, संस्थाओं में ले जा करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। इसमें ह्यूमन बीइंग सेंटर में है, क्योंकि मानव के माध्यम से ही ये तीनों क्रियाकलाप संभव हैं। इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है, क्योंकि मानव ही ऐसा प्राणी पृथ्वी पर है जो संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करता है और उसे अपने योग्य बनाता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को कितने भाग में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट द फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्स एंड सेकंड इज अबायोटिक रिसोर्स। इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है। बायोटिक मतलब जैव, अबायोटिक मतलब अजैव। वैसे संसाधन जो हमें जैव तत्वों से प्राप्त होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, और वैसे संसाधन जो हमें अजैव तत्व से, जो जिसमें न आज जीवन है और न कभी पास्ट में जीवन था, वैसे जो संसाधन है वो अबायोटिक रिसोर्स, अजैव संसाधन। जैव संसाधन के एग्जाम्पल में हम लोग पेड़ पौधे को रख सकते हैं, वनों से प्राप्त जो सामग्री है उनको रख सकते हैं, जीवों से प्राप्त जो सामग्री है उसको रख सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम, ये सब बायोटिक रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। जबकि अबायोटिक रिसोर्स खास करके जितने भी मेटल मिनरल्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं, वो सब अजैव संसाधन के एग्जाम्पल हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लेड, ये सब अजैव संसाधन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज द फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसका हम एक बार उपयोग करते हैं और वह स्वतः फिर से तैयार हो जाता है। इसके 3 प्रोसेस हैं: केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस। रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया और प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, इन 3 प्रक्रिया के द्वारा संसाधन स्वतः रिन्यू हो जाते हैं। तो साधारण शब्दों में हम समझें कि जो संसाधन हम बार बार यूज़ करते जाएं और वो स्वतः रिन्यू होता जाए, वो पुनः उसी मात्रा में हमारे नेचर में उपलब्ध हो जाए, वैसे संसाधन को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दोज रिसोर्स which are usable only single time and they lost their value and convert into other goods। जिस संसाधन को हम एक बार उपयोग में लाएं और वो उसका मूल तत्व जो है वो समाप्त हो जाए, फिर वो रिन्यू नहीं हो, फिर पुनः वो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध ना हो और उसके बदले में वो दूसरे संसाधन में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ये रिन्यूएबल जिसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, जो बाद में रिन्यू नहीं होगा। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया। इंडिविजुअल रिसोर्स, एक व्यक्ति का अधिकार, वैसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। कम्युनिटी रिसोर्स, जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो। और नेशनल रिसोर्स, जिस पर देश का अधिकार हो, वो राष्ट्र की संपत्ति हो। और इंटरनेशनल रिसोर्स,
इंटरनेशनल रिसोर्स, एक देश की सीमा जो उसका कोस्टल बाउंड्री लाइन होता है उससे 200 माइल्स की दूरी पर समुद्र में जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो संसाधन, उन संसाधनों की देख रेख कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं और उससे जो आउटपुट होता है, उससे जो बेनिफिट होते हैं, फ़ायदे जो होते हैं, उसका उपयोग पूरे विश्व के कल्याण के लिए किया जाता है। नेशनल रिसोर्स वैसे रिसोर्स जिस पर देश का अधिकार हो, राष्ट्र का अधिकार हो। वैसे देखा जाए तो देश में जितना कोई भी जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध है वो सब के सब नेशनल रिसोर्स के एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिस पर राष्ट्र का अपना अधिकार क्षेत्र होता है और उसके जो फायदे हैं वो फिर राष्ट्र अपने ही देश के लोगों पर खर्च करता है, उनके वेलफेयर के लिए खर्च करता है। कम्युनिटी रिसोर्स जिस पर समाज का अधिकार हो, जैसे विद्यालय, मंदिर, कब्रिस्तान, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। इंडिविजुअल रिसोर्स जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, जैसे आपका बैग, आपका पैन, आपका लंच बॉक्स, उस पर एक आदमी का ही अधिकार है, ये आपका इंडिविजुअल रिसोर्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भाग में पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक से समझ लें इसको। पोटेंशियल रिसोर्स संभाव्य संसाधन, वी हैव टू टेक्नोलॉजी, हमारे पास उसकी संभावनाएं हैं, हमारे पास वी हैव टू टेक्नोलॉजी, हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जिससे हम उस संसाधन का विकास कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणों से, किन्हीं और कारणों से हम उसका विकास अभी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गुजरात और राजस्थान जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर वाइंड एनर्जी की प्रचुर संभावनाएं हैं और वाइंड एनर्जी की टेक्निक हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम उसका उपयोग एट प्रेजेंट टाइम में नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में करेंगे, जब हमारे उसकी आवश्यकता ही बढ़ जाएगी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो जाएगा, देन हम उसको यूज़ करेंगे। दूसरा है डेवलप्ड। विकसित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका ऑलरेडी मात्रा, उसकी गुणवत्ता, क्वांटिटी, क्वालिटी हमने मेज़र कर लिया है, उसका यूज़ भी कर रहे हैं और फ्यूचर में इसी तरह से उसका यूज़ हम करते रहेंगे। स्टॉक भंडार हम वैसे भंडार की इस कैटेगरी में हम वैसे संसाधन को रखते हैं जिसकी वी हैव टू नॉलेज बट नॉट डेवलप्ड टू टेक्नोलॉजी। हमारे पास उसका ज्ञान है कि वो संसाधन है, बट हमारे पास उसकी प्रौद्योगिकी नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका कैसे उपयोग करें। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे पानी, वाटर, H2O लिखते हैं, इसमें H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। अब हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइंड रूप है, बट वी हैव नो टेक्नोलॉजी टू सेपरेट दैट। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको अलग कर सकें। अगर जब पानी से हम हाइड्रोजन को अलग कर लें और ऑक्सीजन को अलग कर लें तो दोनों ही जो गैस है हमारे लिए बहुत उपयोगी है, दोनों ज्वलनशील गैस है और फिर हम इसका उपयोग पावर ऑफ रिसोर्स में कर सकते हैं, ठीक है, शक्ति के संसाधन के रूप में कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इस तरह के संसाधन को हम लोग स्टॉक में रखेंगे। और नेक्स्ट है रिजर्व में हम किसी विशेष क्षेत्र के संसाधनों की गणना करते हैं, उसका मापन करते हैं और हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी भी है, हम जानते हैं कि उस संसाधन का उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन वर्तमान समय में किन्हीं कारणों से हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसी संसाधन को हम लोग रिजर्व की कैटेगरी में रखेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका हो सकता है कि पोटेंशियल और रिजर्व में क्या अंतर है। पोटेंशियल रिसोर्स हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हम उसको बर्बाद में जाने दे रहे हैं, लेकिन रिजर्व जो है वो उसको बर्बाद नहीं है, उसको हम एक तरह से माप करके, तौल करके, देख करके एक जगह सुरक्षित रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से संसाधनों का वर्गीकरण होता है। अब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, नेक्स्ट टॉपिक। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का विकास। मनुष्य इतिहास से ही लगातार नए नए आविष्कार कर रहा है और वो संसाधनों की उपयोगिता को समझता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की ये लालसा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का
अपने पास इकट्ठा कर ले, उसको अकुमुलेट कर ले, अपने पास जमा कर ले, जिसके कारण कुछ वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कुछ ज़्यादा लोभी लोगों के कारण संसाधन एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। जो ग्रीडी पर्सन है वो संसाधनों पर ज़्यादा आधिपत्य अपना जमा रहे हैं। दूसरा है संसाधनों के एकत्रीकरण से किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा, किसी व्यक्ति के पास कम। तो दूसरी समस्या ये हो रही है कि हमारा समाज दो भाग में बट रहा है, एक हैव और दूसरा हैव नॉट, एक रिच पर्सन, दूसरा पुअर पर्सन। और तीसरा है संसाधनों के अत्यधिक उपयोग करने से कुछ वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा नेचर, हमारी प्रकृति लगातार डैमेज हो रही है। और इन्हीं तीनों समस्याओं के से निजात पाने के लिए, खास करके जो तीसरी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, इसको दूर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास की परिकल्पना की गई है। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में जो हमारा विकास दर है वो भी बना रहे, हम नेचर को भी किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं और संसाधन फ्यूचर जनरेशन के लिए, भविष्य के लिए भी बचा रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। वर्तमान समय का हमारा विकास बना रहे और फ्यूचर में भी संसाधन उपलब्ध हों और प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। इन्हीं तीन बातों को सस्टेनेबल, सतत पोषणीय विकास में रखा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पूरे विश्व के अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो सम्मेलन किया गया, जिसमें लगभग दुनिया के 100 देश के प्रतिनिधि उसमें भाग लिए और सबों ने इस बात को माना कि सतत पोषणीय विकास वर्तमान समय में जरूरी है। हमारा वर्तमान विकास दर भी बना रहेगा, हम नेचर को डैमेज भी नहीं करेंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए संसाधन उपलब्ध रहेंगे। इन्हीं बातों को देखते हुए एजेंडा 21 साइन किया गया। एजेंडा 21 में कुछ ऐसे नियम तय किए गए जिसको दुनिया के सभी देश फॉलो करें और वर्तमान समय में दुनिया के सभी देश इन नियमों को फॉलो भी कर रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि प्रकृति के तरफ से इंसानों का अवेयरनेस, इंसानों की जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है।